सीमापुर नाम के एक खुशहाल गांव में दीनदयाल अपनी पत्नी सावित्री और छोटे बेटे आर्यन के साथ रहता था। दीनदयाल एक साधारण व्यक्ति था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करके जंगल से लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। उसी गांव में शहर का एक धनी व्यापारी मक्खनलाल अक्सर अनाज खरीदने आया करता था। गांव के लोग सीधे साधे थे और मक्खनलाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे ही अपनी फसल बेचते थे। एक शाम व्यापार के सिलसिले में मक्खनलाल को गांव में बहुत देर हो गई। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। अरे भाई, आज तो समय का पहिया कुछ ज्यादा ही तेज घूम गया। अब अगर इस अंधेरे में शहर के लिए निकला तो रास्ते में जंगली जानवरों या लुटेरों का डर रहेगा। मुझे आज रात यही रुकना होगा। लेकिन किसके घर जाऊं? ये किसान जिनसे मैं अनाज खरीदता हूं, अगर उनके घर रुका तो कल ये भाव मोल भाव में मेरा गला काटेंगे। किसी का एहसान लेना यानी अपने मुनाफे में लात मारना है। नहीं, इनसे दूरी भली। तभी दीनदयाल वहां से अपनी लकड़ियों का गट्ठर लिए गुजर रहा था। मक्खनलाल को परेशान देखकर वो रुक गया। अरे मक्खनलाल सेठ, आप अभी तक यहीं हैं? शहर का रास्ता तो बहुत लंबा और सुनसान है। अब तक तो आपको पहुंच जाना चाहिए था। क्या कोई परेशानी है सेठ जी? ये दीनदयाल सही रहेगा। ये तो लकड़ी बेचता है, इससे मेरा कोई व्यापारिक लेना देना नहीं है। इसके घर रुकूंगा तो न एहसान का डर होगा न व्यापार में घाटे का। क्या बताऊं दीनदयाल भाई, आज काम में ऐसा उलझा कि वक्त का पता ही नहीं चला। अब डर लग रहा है कि इतनी रात को शहर कैसे जाऊं। मेरे पास व्यापार के पैसे भी हैं। सोच रहा था यहीं कहीं पेड़ के नीचे रात काट लूं, किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे गांव आते हैं, हमारे मेहमान हैं। आप मेरे झोपड़े में चलिए। जो रूखा सूखा हम खाएंगे वही आपको खिलाएंगे। आप आराम से एक कमरे में सो जाइएगा। मक्खनलाल ने थोड़ा नाटक किया और फिर दीनदयाल के साथ उसके घर चला गया। सावित्री ने मेहमान का आदर किया और प्रेम से भोजन कराया। अगली सुबह मक्खनलाल धन्यवाद देकर चला गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मक्खनलाल को मुफ्त का ठिकाना मिल गया था। अब वो जब भी गांव आता, काम जल्दी खत्म होने के बावजूद बहाना बनाकर दीनदयाल के घर ही रुकता। धीरे धीरे मक्खनलाल बिना पूछे ही अधिकार के साथ वहां आने लगा। एक दिन सावित्री का सब्र टूट गया। जी, मैं देख रही हूँ कि ये सेठ अब हमारे घर को धर्मशाला समझने लगा है। एक बार सेवा की समझ आता है, पर अब तो ये हर दूसरे दिन आ धमकता है। हमारे पास खुद खाने को कम पड़ता है, ऊपर से इनकी खातिरदारी। और देखिए, कभी भूल कर भी इन्होंने हमारी मदद नहीं की। शहर का इतना बड़ा सेठ है, पर हाथ हमेशा खाली लेकर आता है। सावित्री, अतिथि देवो भव। वो बेचारा शहर से आता है, थक जाता होगा। हमें छोटा दिल नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो तब होता है जब उसे जरूरत हो। ये तो हमारी शराफत का फायदा उठा रहा है। खैर छोड़िए, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। गांव में लकड़ी बेचकर अब गुजारा नहीं होता। आप यही काम शहर जाकर क्यों नहीं करते? वहां लकड़ियों के दाम अच्छे मिलेंगे और हमारा आर्यन भी अच्छे स्कूल में जा पाएगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर शहर में मैं रात को रुकूंगा कहाँ? अरे वही मक्खनलाल सेठ, आप उनके घर रुक जाइएगा। उन्होंने हमारे यहाँ दर्जनों रातें बिताई हैं। क्या वो आपको एक रात नहीं रुकने देंगे? दीनदयाल को बात जच गई। अगले दिन वो लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लेकर शहर पहुंचा। सारा माल अच्छे दामों में बिक गया। शाम हुई तो वो खुश होकर मक्खनलाल के आलीशान बंगले पर पहुंचा। बाहर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। ए ओए, कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये सेठ मक्खनलाल की कोठी है। भाई, मैं सेठ जी का मित्र हूँ, गांव से आया हूँ। उन्हें बस मेरा नाम बता दो, वो दौड़कर बाहर आएंगे। दरबान अंदर गया और मक्खनलाल को खबर दी। मक्खनलाल उस समय अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा था। क्या वो दीनदयाल यहाँ आया है? उसे अंदर मत आने देना। इन गरीबों को एक बार उंगली पकड़ो तो ये पहुंचा पकड़ लेते हैं। उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं और शहर में बहुत बीमारियां फैली हैं। किसी बाहरी का आना मना है, उसे वहीं से चलता करो। दरबान ने बाहर आकर दीनदयाल को खरी खोटी सुनाई और उसे वहां से भगा दिया।
दीनदयाल का दिल टूट गया। उसे अपनी पत्नी की बातें याद आईं। उसी रात शहर के एक दयालु चौकीदार ने दीनदयाल को अपने घर शरण दी। अगली सुबह दीनदयाल वापस गांव आया और उसने सारी आपबीती सावित्री को बताई। दोनों ने तय किया कि अब वे उस स्वार्थी सेठ से कोई नाता नहीं रखेंगे। कुछ समय बाद मक्खनलाल फिर गांव आया और हमेशा की तरह दीनदयाल के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी, पिताजी घर पर नहीं हैं और माँ व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा घर अब धर्मशाला नहीं रहा, आप कहीं और अपना रास्ता देखिए। क्या? इस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत? दीनदयाल को इसका हर्जाना भरना होगा। समय बीतता गया। एक दुखद दुर्घटना में नदी पार करते समय नाव पलटने से दीनदयाल और सावित्री की मृत्यु हो गई। आर्यन अनाथ हो गया। गांव वालों ने उसे सहारा दिया, लेकिन मक्खनलाल की नज़र दीनदयाल की उस जमीन पर थी जो अब गांव के विस्तार की वजह से कीमती हो चुकी थी। यही मौका है, उस बच्चे को अपने साथ ले जाता हूं। गांव वालों की नजर में महान बनूंगा और फिर धीरे से उस जमीन के कागज हथिया लूंगा। वह जमीन मेरे गोदाम के लिए एकदम सही है। मक्खनलाल गांव गया और घड़ियाली आंसू बहाकर आर्यन को अपने साथ शहर ले आया। शहर पहुंचकर मक्खनलाल का असली चेहरा सामने आया। ये गंदा बच्चा हमारे घर में क्यों? हमारी बेटी की संगति खराब होगी। अरे भाग्यवान, ये बच्चा नहीं, ये हमारे घर का मुफ्त का नौकर है और इसकी जमीन से जो पैसा आएगा उससे हम माला माल हो जाएंगे। बस कुछ दिन की बात है, फिर इसे ठिकाने लगा दूंगा। मक्खनलाल ने आर्यन को प्यार देने के बजाय उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। अंत में उसने एक योजना बनाई। वह आर्यन को मेला दिखाने के बहाने एक घने जंगल में ले गया और वहां उसे एक पुराने पेड़ से रस्सियों से बांध दिया। अब यहीं सड़ जा छोकरे, न तू वापस जाएगा न कोई सबूत बचेगा। तेरी जमीन अब मेरी है। मक्खनलाल उसे मरता वहीं छोड़कर चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस राज्य के एक बहुत बड़े और नेक दिल उद्योगपति श्याम बाबू किसी काम के लिए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आर्यन की कराह सुनी और आवाज सुनते सुनते आर्यन के पास गए और उसकी हालत देखकर उससे पूछा, बेटा, तुम्हें यहाँ किसने रस्सी से बांधा है? फिर आर्यन ने उन्हें सब कुछ बताया। श्याम बाबू ने आर्यन को रस्सी से छुड़ाया। श्याम बाबू की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आर्यन की सच्चाई जानी और उसे अपना बेटा बना लिया। 20 साल बाद आर्यन अब एक शक्तिशाली और सफल युवा बन चुका था, लेकिन उसने अपने अतीत को भुलाया नहीं था। उसे पता चला कि मक्खनलाल ने उसके पिता की जमीन पर एक अवैध गोदाम बना लिया है। आर्यन ने श्याम बाबू की मदद से एक योजना बनाई। मक्खनलाल अब भी लालची था। जब उसके पास सबसे बड़े घराने आर्यन के परिवार से उसकी बेटी सोम्या के लिए शादी का रिश्ता आया, तो वो बिना सोचे समझे तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि होने वाला दामाद वही लड़का है जिसे उसने मरने के लिए छोड़ा था। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद आर्यन ने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई विस्तार से बताई और उसे वो जंगल भी दिखाया जहां उसे बांधा गया था। मेरे पिता इतने गिर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। उन्होंने अपनी बेटी का सौदा एक रईस घर में किया, पर एक मासूम की जान लेनी चाहिए। मैं ऐसे पिता का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। एक दिन मक्खनलाल अपनी बेटी से मिलने आर्यन के घर पहुंचा। वहां आर्यन उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। अरे दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? देखिए मैं उसके लिए क्या लाया हूं। सेठ मक्खनलाल, क्या तुमने पहचाना मुझे? मैं वही आर्यन हूं जिसे तुमने 20 साल पहले जंगल में मरने के लिए बांधा था। तुमने मेरे माता पिता की सरलता का फायदा उठाया और बदले में मुझे मौत देनी चाहिए। आर्यन, तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी सारी सच्चाई जान ली है। वो तुमसे नफरत करती है और उसने कसम खाई है कि वो कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। तुम्हारी जमीन के सारे कागज अब मेरे पास हैं और तुम्हारा गोदाम कल गिरा दिया जाएगा। तुम आज अपनी संतान और अपनी इज्जत दोनों हार चुके हो। मक्खनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी बेटी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो रोता हुआ अपने घर वापस आया। भाग्यवान, सब खत्म हो गया। मेरा लालच मुझे ले डूबा।
आज मेरे पास धन तो है, पर मेरी बेटी की नजरों में मैं एक कातिल हूं। मैंने जो बोया था वही आज काट रहा हूं। मक्खनलाल का अहंकार और घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो अब हरदम पश्चाताप की आग में जलता रहा, जबकि आर्यन ने अपने माता पिता के नाम पर उस जमीन पर एक अनाथालय बनवाया।